चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक को, जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो हम जानते हैं कि इस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है, कौन कौन से गैसेस जो है हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं, ऑक्सीजन और CO2। तो ये किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होते हैं हमारे पूरे बॉडी में, यही हमको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है। हम सब जानते हैं कि जो मीडियम है ट्रांसपोर्ट का वो है ब्लड, क्योंकि ब्लड पूरे बॉडी में फ्लो करता है। तो ब्लड इज द मीडियम फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम बात करें सिर्फ ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन जो है, मान लो 100% ऑक्सीजन जो है वो सब एक ही तरीके से ट्रांसफर नहीं होता है। 100% में से 97% जो है वो रेड ब्लड सेल ट्रांसपोर्ट करता है। रेड ब्लड सेल कैसे ट्रांसपोर्ट करता है उसको, क्योंकि रेड ब्लड सेल के पास हेमोग्लोबिन है ना, तो हेमोग्लोबिन के थ्रू वो उसको ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है। लेकिन जो 3% बच गया 97% के अलावा, रिमेनिंग 3% ऑफ ऑक्सीजन इज कैरिड नॉट बाय द रेड ब्लड सेल बट इट इज कैरिड बाय द प्लाज्मा ऑफ द ब्लड इन द डिसॉल्व स्टेट। आप जानते हो, मैंने आपको बताया भी है कि अगर आपका ब्लड है तो ब्लड जो है वो प्लाज्मा से बना होता है, जो कि इसका सॉल्वेंट है। प्लाज्मा के अलावा इसके ऊपर से जो सॉल्यूट इसमें मिलाए हुए हैं, जिनको हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहते हैं, जो सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल या प्लेटलेट्स। तो 3% जो ऑक्सीजन है वो इस प्लाज्मा में, इस लिक्विड में, क्योंकि प्लाज्मा 99.9% आपका वाटर से ही बना हुआ है। ठीक है। तो उस 98% लगभग, तो उस सिचुएशन में हम बोलते हैं कि प्लाज्मा चूंकि लिक्विड है, चूंकि वाटर है, तो गैस जो है वो वाटर में डिजोल्व हो सकते हैं। 3% जो ऑक्सीजन है वो कैसे कैरी होता है, 3% डिजोल्व स्टेट के थ्रू होता है प्लाज्मा में। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि 97% जो है वो डिजोल्व हो गया है रेड ब्लड सेल में, क्योंकि रेड ब्लड सेल वो उसको डिजोल्व नहीं करता है। रेड ब्लड सेल के पास हेमोग्लोबिन है, जिसके पास साइट है ऑक्सीजन को कैरी करने का। तो यहाँ पे बस ये लिखा हुआ है कि वो ट्रांसपोर्ट होता है रेड ब्लड सेल की तरह। ये यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है कि वो डिसॉल्व होता है रेड ब्लड सेल में। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि क्यों ये प्लाज्मा में डिसॉल्व हो सकता है लेकिन रेड ब्लड सेल में डिसॉल्व नहीं होता। ठीक है। अगर हम बात करें ऑक्सीजन का, तो बस ये दो ही तरीके से ट्रांसपोर्ट हो सकता है, या तो रेड ब्लड सेल के द्वारा या तो प्लाज्मा में डिसॉल्व होके। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का केस इतना इजी नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 3 तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। अगर हम मैक्सिमम बात करें तो 70% जो CO2 है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, वो बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है। उससे कम आए तो 25% जो है, 20 to 25%, हम इसको लिखते हैं एवरेज 23% के करीब। ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको 23 लिख देते हैं। तो 23% जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ये ट्रांसपोर्ट होता है आपका, इसका जो मैक्सिमम वाला है, इसका वो बीच वाला है, दैट इज रेड ब्लड सेल के द्वारा। और इसका जो सबसे लोएस्ट वाला है, इसका भी वो लोएस्ट वाला ही है, दैट इज, अब बचा कितना, 70 और 23। ठीक है। तो 7% और बच गया 100% होने के लिए। तो 7% जो CO2 है वो, इसका 3% क्या था, प्लाज्मा में डिसॉल्व होके, तो इसका भी जो है 7% प्लाज्मा में डिसॉल्व होके ही ट्रांसपोर्ट होता है। यानी कि ऑक्सीजन जो है वो दो तरीके से ट्रांसफर होता है, रेड ब्लड सेल और प्लाज्मा। लेकिन CO2 रेड ब्लड सेल और प्लाज्मा के अलावा बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में भी ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है। तो ये सारे चीजें हैं जो हमें यहाँ पे जानना था, जो एक बेसिक चीज था O2 और CO2 का। ठीक है। अब आते हैं हम ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पे, कि आखिर ऑक्सीजन होता कैसे है ट्रांसपोर्ट। ठीक है। तो देखिए, हम जानते हैं कि हम सबसे पहले बात करेंगे ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट का, जो कि मैक्सिमम तरीके से होता है रेड ब्लड सेल के द्वारा, 97%। और रेड ब्लड सेल उसको हेमोग्लोबिन के थ्रू करता है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन सबसे पहले बात आएगा हेमोग्लोबिन का। व्हाट इज हेमोग्लोबिन? इट इज अ रेड कलर्ड, why it is red colored? Because it contains iron. So hemoglobin is a red colored pigment which contains iron containing pigment present in the red blood cell. Okay, very good. Oxygen can, O2 means the oxygen का जो compound state है वो, ठीक है। तो ऑक्सीजन कैन बाइंड विद द हेमोग्लोबिन इन अ रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म ऑक्सी हेमोग्लोबिन। अब ऐसा ना हो कि ऑक्सीजन बाइंड कर ले हेमोग्लोबिन से और ऑक्सी हेमोग्लोबिन बन के रुक जाए। अरे, ये बाइंड करा, ठीक है, ताकि इस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो सके ब्लड में। लेकिन जब ब्लड आ गया, जब HbO2 आ गया सेल के पास, तो सेल तो बोल रहा है ना कि हाँ हमको ऑक्सीजन दो, मुझे ऑक्सीजन चाहिए। तो अब ये HbO2 को टूटना भी चाहिए, तो HbO2 वापस से टूट के Hb और O2 में टूट जाए। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा, जिसमें ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन जुड़ के HbO2 बन जाए, ऑक्सीहेमोग्लोबिन, और वापस से जब जरूरत हो तो HbO2 टूट के वापस से O2 और Hb भी बन जाए। सो दिस इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन कैन बाइंड विद द हेमोग्लोबिन इन अ रिवर्सिबल मैनर, मींस इट कैन बाइंड एंड इट कैन ब्रेक बोथ। और आप जान रहे हो कि ये रिवर्सिबल होना कितना ज्यादा जरूरी है। अगर ये रिवर्स नहीं हो पाएगा तो सेल्स के पास HbO2 के जाने के बावजूद भी ऑक्सीजन तो नहीं मिल पाएगा, अगर ये वापस से टूटे ना तो। ठीक है। तो ऑक्सीहेमोग्लोबिन क्या है? ऑक्सीहेमोग्लोबिन का कोई फॉर्मूला पूछे तो आप लिखोगे HbO2। ईच हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो आपको याद रखना है कि हेमोग्लोबिन जो है, आप मान लो कि एक बस है, ठीक है, और इस बस में 4 सीट है, और ये चारों सीट जो है, चारों सीट पे कौन बैठेगा? सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन। जैसे बसेस होते हैं जो सिर्फ लेडीज वाले बसेस होते हैं, तो आप वैसे ही मान लो कि एक बस है हेमोग्लोबिन, जो कि मैक्सिमम, अब यहाँ पे एक
महिला भी आके बैठ सकती है या 4 महिला भी आके बैठ सकती है। तो वही यहाँ पे है कि ईच हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स, मतलब एक मॉलिक्यूल बैठ सकता है, दो भी बैठ सकता है अगर कम ऑक्सीजन है, तो एक दो भी बैठ सकता है अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन है आपके एटमॉस्फेयर में, तो मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल ही बैठ सकता है, 5 नहीं बैठ सकता एक हेमोग्लोबिन एक बस में। अब ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास एक ही हेमोग्लोबिन है, आप जानते हो एक एडल्ट ह्यूमन के पास जो है आपके 100 मिलीलीटर ब्लड में कितना है, 12 से 16 ग्राम हेमोग्लोबिन है। ठीक है, तो आप जानते हो कि उसमें से एक मॉलिक्यूल अगर हेमोग्लोबिन का हम लें तो उसमें 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बैठ सकता है। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हेमोग्लोबिन, ठीक है, इज प्राइमरली रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। मैंने अभी बताया कि अब जैसे मान लो कि मैक्सिमम जो है वो कितना हेमोग्लोबिन बैठ सकता है, 4। ठीक है, लेकिन अगर दो ही ऑक्सीजन जो है वो बाइंड कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन का अमाउंट ही कम है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ही कम है, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ही कम है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो कितना ऑक्सीजन बाइंड करेगा हेमोग्लोबिन से, डिपेंड किस पे करता है कि कितना ऑक्सीजन है, कितना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन है, या कितना पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है। द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन एंड टेम्परेचर आर अदर फैक्टर्स व्हिच कैन इंटरफेयर विद दिस बाइंडिंग। अब टेम्परेचर बढ़ा दोगे या फिर एसिडिटी बढ़ा दोगे या फिर CO2 ही बढ़ा दोगे, तो इससे जो है ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन की बाइंडिंग जो है डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, तो तोड़ने का काम ये तीनों कर सकते हैं, लेकिन जोड़ने का काम, प्राइमरली मतलब मेन जोड़ने का प्रोसेस तो ऑक्सीजन के थ्रू ही हो पाएगा, लेकिन सेकेंडरली ये सारी चीजें भी उसको इफेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि रिलेटेड प्राइमरली किससे है, लेकिन बाकी कौन कौन सी चीजें हैं, अदर फैक्टर्स जो कि इसको आपको है ना इस बाइंडिंग को जो है वो इंटरफेयर कर सकता है। अ सिग्मोइड कर्व इज ऑब्टेन्ड व्हेन परसेंटेज सैचुरेशन, नाउ दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस लाइन अल्टीमेटली लीड्स टू दिस ग्राफ। सो प्लीज लिसन कि ये देखो ये जो ग्राफ है कहीं ना कहीं एस शेप का लग रहा है, हल्का सा एस शेप का है। ठीक है, तो ऐसे ग्राफ को हम एस शेप्ड ग्राफ्स को हम कहते हैं सिग्मोइड कर्व। ठीक है, इसमें जो कर्व है वो सिग्मोइड एस शेप का है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि एस शेप कर्व यानी सिग्मोइड कर्व ऑब्टेन होता है जब हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे क्या देते हैं, तो जब परसेंट सेचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन, परसेंट सेचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन जो वाई एक्सिस पे दिख रहा है, ये अगर हम प्लॉट करें वाई एक्सिस पे और किसका अगेंस्ट प्लॉट करें, एक्स एक्सिस पे क्या रखें हम लोग, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मतलब होता है कि कितना ऑक्सीजन है, जितना ज्यादा ऑक्सीजन उतना ज्यादा उसका पार्शियल प्रेशर, यानी कहीं ना कहीं पार्शियल प्रेशर का मतलब है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर मैं बात करूं एक्स एक्सिस की, तो एक्स एक्सिस पे अगर 0 है इसका मतलब कि कोई भी कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, ठीक है, ऑक्सीजन का। लेकिन अगर 20 है यानी पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 20 हो गया, यानी कि कुछ कॉन्सेंट्रेशन है। अब वही अगर बढ़ के 40 हो जाए तो यानी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन और बढ़ गया। ठीक है, 60 हो जाए और बढ़ गया, पार्शियल प्रेशर और बढ़ गया, 80 और बढ़ गया, 100%, 100 ये परसेंटेज नहीं है, 100 मतलब हो गया कि 100 जो है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक है, मतलब 100 जो है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन है, इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हो। लेकिन अब वाई एक्सिस पे देखो, अब वाई एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे परसेंट सैचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन है, यानी कि हेमोग्लोबिन कितना परसेंट भर चुका है, सैचुरेट हो चुका है ऑक्सीजन से। जैसे यहाँ पे देखो 0%, अभी कोई भी हेमोग्लोबिन, थोड़ा भी हेमोग्लोबिन पे ऑक्सीजन आके सैचुरेट नहीं किया है। अब यहाँ 20 मतलब 20% हेमोग्लोबिन सैचुरेट हो चुका है ऑक्सीजन से, 40% हेमोग्लोबिन सैचुरेट हो चुका है ऑक्सीजन से, 60% हो गया, 80 और 100% अब हेमोग्लोबिन सैचुरेट हो चुका है ऑक्सीजन से। अब इससे ज्यादा हेमोग्लोबिन सैचुरेट नहीं हो सकता, वाई एक्सिस अब ऊपर नहीं बढ़ेगा। लेकिन हाँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 100 से भी ऊपर जा सकता है, जैसे हमने अभी देखा भी था कि 159 जो था वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एटमोस्फेयर में था, 104 तो था ना, 104 था हमारा कहाँ पे, हमारे एल्वियोलाई में। तो ये 104 तक तो जा सकता है, हम इस ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। आप देख भी रहे हो कि 100 जो है 100 से थोड़ा और आगे जाके यहाँ पे कांस्टेंट होगा। ठीक है, लेकिन ये जो है 100 के ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, तो हम ये समझ गए। अब हम इस ग्राफ से एक और चीज समझ सकते हैं, इस ग्राफ को मैं यहीं पे क्लियर कर देती हूँ, आगे और समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब इससे समझना क्या है कि जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ 100% की बात करती हूँ या 50% की बात करती हूँ। देखो ये 40 और 60 के बीच में जो ये लाइन है ये 50% का लाइन है। तो 50% जो हेमोग्लोबिन है वो आधा हेमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन सैचुरेट कर रहा है, तो देखो ये कहीं 20 और 40 के बीच में आ रहा है। ठीक है, हम उसको एवरेज मान लेते हैं 30। ठीक है, क्योंकि 20 और 40 के बीच में तो उसको 30 मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर कोई पूछे इस ग्राफ को देके या कोई भी ग्राफ को देके कि बताओ 50% जो है हेमोग्लोबिन जो है वो किस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे सैचुरेट हो रहा है, तो तुम बोलोगे कि जब स्मॉल पी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 30 हो जाए, स्मॉल पी 30, ठीक है, ये वाला चीज लिखोगे, उस टाइम पे क्या हो जाएगा हमारा 50% हेमोग्लोबिन जो है वो सैचुरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब एक और तरीके का सवाल पूछा जाता है
कि अगर मान लो कि ये जो एस शेप कर्व है ये राइट वर्ड शिफ्ट कर गया, ठीक है, ये राइट वर्ड शिफ्ट कर गया, तो क्या होगा, ये लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कर गया, तो इसका क्या मतलब है। तो देखिए, अब देखिए कि जब ये ऑरेंज वाला लाइन था तो 50% सैचुरेशन कहीं ना कहीं 30 ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेशन पे ही या पार्शियल प्रेशर पे ही हो जा रहा था। राइट जाने पे यही 50% अब कहीं ना कहीं 30 से ज्यादा यानी कि 40 जब होगा पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, तब जाके 50% हेमोग्लोबिन सैचुरेट हुआ। यानी कि अब हुआ क्या, यानी कि इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हेमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से बाइंड करने का जो एफिनिटी है, एफिनिटी ऑफ हेमोग्लोबिन टुवर्ड्स ऑक्सीजन और एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन टुवर्ड्स हेमोग्लोबिन घट गया, ठीक है, घट गया, तभी अब ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, 40 ऑक्सीजन चाहिए, 40 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, 40 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, तब जाके 50% हेमोग्लोबिन सैचुरेट होगा। और वही अगर ये लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कर गया, इसका मतलब है कि 50% जो है हेमोग्लोबिन सैचुरेट कहीं ना कहीं 10 और 20 के बीच में ही कहीं ना कहीं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, तभी जो है 50% हेमोग्लोबिन सैचुरेट हो गया। तो अगर ये जो कर्व है सिग्मोइड कर्व अगर ये राइट वर्ड शिफ्ट करे, इसका मतलब है कि एफिनिटी जो है ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन के बीच में वो घट रहा है। और अगर ये लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करे, इसका मतलब कहीं ना कहीं एफिनिटी जो है वो ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन के बीच में वो बढ़ रहा है। तो इससे हम ये चीज जो है आराम से निकाल सकते हैं, बहुत ईजी है, बहुत बच्चों को टफ लगता है, बट ये है बहुत इजी, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है बहुत इजी है, ठीक है। इस कर्व का नाम है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, समझ, ये ग्राफ हमको समझा रहा है कि ऑक्सीजन एसोसिएट जो है वो कैसे हो रहा है हेमोग्लोबिन के साथ, लेकिन इस कर्व का नाम क्या है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं, अब हमको ये सारा लाइन समझ में आ जाएगा, ठीक है। और आप बताइए ये राइट वर्ड शिफ्ट कब करेगा, कोई पूछे राइट वर्ड शिफ्ट कब करेगा, तो हम समझ चुके हैं कि एफिनिटी घटेगा तो राइट वर्ड शिफ्ट करेगा। तो एफिनिटी ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन को बाइंड करने में एफिनिटी को कौन तोड़ता है, तो H प्लस आयन अगर बढ़ जाएगा, एसिडिटी बढ़ जाएगा तो, या फिर CO2 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, पार्शियल प्रेशर बढ़ जाएगा तो, या फिर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो कोई पूछे कि ये सिचुएशन कब होगा, जब ये तीनों सिचुएशन होगा। और लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कब होगा, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट तब होगा जब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 घट जाए, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन घट जाए, या फिर टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाए, घट जाए। तो ये सारी चीजें हमें याद रखनी होगी दिमाग में। अब ये ग्राफ में कुछ भी नहीं है, दिस ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इज वेरी वेरी इजी, ठीक है, वेरी वेरी इजी, ठीक है। और ये सिर्फ ऑक्सीजन के लिए है, इसलिए इसका नाम है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। अभी हम CO2 का नहीं पढ़ रहे, ठीक है। तो देखिए अब होता क्या है कि कोई पूछे कि किस तरह का कर्व जो है आपको मिलेगा जब आप जो है परसेंट ऑफ हेमोग्लोबिन को वाई एक्सिस पे रखोगे और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को एक्स पे रखोगे, तो आप बोलोगे कि हमको सिग्मोइड कब मिलेगा। ऐसा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मत बोलना, ठीक है, सिर्फ ऑक्सीजन के साथ है, ठीक है। दिस कर्व इज कॉल्ड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व एंड इट इज हाईली यूजफुल इन स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स लाइक द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन etc। अब आप समझ रहे हो कि हम इस ग्राफ से, जिसमें ना CO2 का कहीं चर्चा है ना H प्लस का चर्चा है, हम कैसे इस ग्राफ के मदद से इफेक्ट जो है, इफेक्ट ऑफ PCO2 पढ़ सकते हैं, ठीक है, ऑन द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हेमोग्लोबिन, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस ग्राफ पे पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से ये जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का, ये कैसे इफेक्ट कर सकता है ऑक्सीजन के बाइंडिंग को हेमोग्लोबिन के साथ। इसी कर्व से हमें पता चला कि प्राइमरली तो रिस्पॉन्सिबल है खुद ऑक्सीजन का ही पार्शियल प्रेशर हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने में, लेकिन सेकेंडरली या फिर उनको तोड़ने का काम कर सकता है ये तीन फैक्टर्स, ठीक है। इन द एल्विलाई, एल्विलाई यानी लंग्स में क्या होता है, हमारा जो है PO2 हाई होता है, इसलिए तो वहां पे ऑक्सीजन जो बाइंड कराता है हेमोग्लोबिन के साथ ताकि ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेट हो सके। और वहां पे क्या होता है, PCO2 कम होता है, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन भी कम होता है और टेम्परेचर भी बहुत कम होता है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, जितना भी फैक्टर्स है वो सबको फेवरेबल है ताकि क्या फॉर्म हो जाए, ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन का एसोसिएशन होकर ऑक्सी हेमोग्लोबिन फॉर्म हो जाए। जबकि टिश्यूज में क्या होता है, टिश्यूज में चूंकि बहुत ज्यादा ही केमिकल रिएक्शंस हो रहा होता है, हाईली जो है मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है, जिसकी वजह से उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है उस साइड पे। उसके अलावा वहां पे PCO2 भी ज्यादा होता है क्योंकि रिस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट जो है वो वो जो है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। वहां पे PO2 लो होता है क्योंकि ऑक्सीजन जो है कंटिन्यूअसली यूज अप होता रहता है। H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन भी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू एल्वियोलाई। तो उस सारे सिचुएशंस में कंडीशंस फेवरेबल होते हैं डिसोसिएट होने के लिए ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन को, ठीक है। तो ऑक्सीजन टूट जाता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन से, इससे क्या होता है, इससे होता है कि ऑक्सीजन जो है वो हेमोग्लोबिन से टूट के आरबीसी से टूट के कहाँ चला जाता है, सेल्स में, और फिर अल्टीमेटली आपका रेस्पिरेशन हो सकता है। दिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट द ऑक्सीजन गेट्स बाउंड टू द हेमोग्लोबिन इन द लंग surface एंड गेट्स डिसोसिएटेड फ्रॉम द हेमोग्लोबिन एट द टिश्यूज एंड एवरी 100, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाएगा कि हर 100 मिलीलीटर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना
वॉल्यूम या कितना वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है टिश्यूज के पास नॉर्मली। अब आप एक्सरसाइज करो तो ऑब्वियस सी बात है कि ज्यादा ट्रांसपोर्ट होगा, लेकिन मैं नॉर्मल सिचुएशन की बात कर रही हूँ। नॉर्मल सिचुएशन में जो है वो क्या होगा, 5 मिलीलीटर जो है वो ट्रांसपोर्ट हो सकता है किससे, 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड से, ठीक है, नॉर्मल सिचुएशन में। ठीक है, अब हम आते हैं एक यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का भी यहाँ से देख लेते हैं कि एवरी 100 मिलीलीटर ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्स 4 मिलीलीटर ऑफ CO2 एट द एल्वेओलाई। तो ये आपको याद रखना है कि 100 मिलीलीटर जो ब्लड है अगर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो वो 5 मिलीलीटर जो है ऑक्सीजन को देगा, किसको, टिश्यूज को। लेकिन अगर वही 100 मिलीलीटर ब्लड है लेकिन वो डीऑक्सीजनेटेड है तो वो जो है 4 मिलीलीटर कार्बन डाइऑक्साइड देगा, किसको, एल्वेओलाई को, ताकि एल्वेओलाई से अल्टीमेटली वो बाहर रिलीज हो सके। तो ये सारी चीजें एनसीईआरटी जो है वो कहीं ना कहीं दे देता है और बोल्ड नहीं करता है। आपको यही सब चीजों पे ध्यान देके रखना है क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से आता है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कि कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। ऑक्सीजन का तो हमने देख लिया, अब कार्बन डाइऑक्साइड का देख लेते हैं। तो देखिए, जैसे ऑक्सीजन जो है जब हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता था तो हम उसको ऑक्सी हेमोग्लोबिन बोलते थे। वैसे ही जब कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करेगा हेमोग्लोबिन से, जो कि हमको पता है कि कितना परसेंट बाइंड करता है हेमोग्लोबिन से, हम कार्बन डाइऑक्साइड का एक बार लिख भी लेते हैं कि 90 नहीं 70%, 70% था, 23% था और 7% था। 7% प्लाज्मा के थ्रू था, 23% जो है रेड ब्लड सेल के थ्रू था। और चूंकि रेड ब्लड सेल के पास ही हेमोग्लोबिन है तो ये 23% ही कार्बामिनो हेमोग्लोबिन बन के ट्रांसपोर्ट हो सकता है, ये जो है बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड बाय हेमोग्लोबिन एज कार्बामिनो हेमोग्लोबिन। मतलब कि अगर HbCO2 बन गया तो इसका नाम क्या पड़ेगा, कार्बामिनो हेमोग्लोबिन। ठीक है, इसका नाम क्या पड़ेगा, कार्बामिनो हेमोग्लोबिन। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड बाय द हेमोग्लोबिन एज कार्बामिनो हेमोग्लोबिन अबाउट 20 to 25%, जो कि मैंने यहाँ पे क्लियर कर भी दिया। ठीक है, दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ऑब्वियसली अगर बाइंड कर रहा है कोई भी चीज तो ऑब्वियसली उसका जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा, उसका जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा, उतना ही ज्यादा वो बाइंड करेगा, चाहे वो ऑक्सीजन हो चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो। ठीक है, और अब अगर इस फैक्टर को, इस चीज को, इसके बाइंडिंग को कौन इफेक्ट कर सकता है, तो जैसे ऑक्सीजन के बाइंडिंग को इफेक्ट तीन चीज कर रहा था, CO2 भी कर रहा था, H+ भी कर रहा था और टेम्परेचर भी कर रहा था। लेकिन CO2 के बाइंडिंग को सिर्फ और सिर्फ O2 जो है वो इफेक्ट करेगा, H+ और टेम्परेचर नहीं करेगा। तो PO2 इज अ मेजर फैक्टर विच कुड इफेक्ट दिस बाइंडिंग, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ऐसा बहुत सही सही बीच बीच में यहाँ पे लाइन लिखा हुआ है जो कि लोग ध्यान नहीं देते हैं, यही से सवाल आता है। ठीक है, तो चलिए ये बात आप समझ गए। व्हेन द PCO2 इज हाई, ठीक है, व्हेन द PCO2 इज हाई, ठीक है, एंड PO2 इज लो। आप बताओ ये कहाँ पे होता है, सेल्स में होता है, टिश्यूज के पास होता है। तो क्या होता है, मोर बाइंडिंग ऑफ CO2 अकर्स whereas the PCO2 इज लो एंड PO2 इज हाई। ये कहाँ पे होता है, लंग्स में होता है, एल्विलाई में होता है। तो क्या होता है, डिसोसिएशन हो जाता है। क्यों होता है डिसोसिएशन, क्योंकि अभी आप पढ़े हो कि अगर PO2 जो है वो CO2 के बाइंडिंग को इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि लंग्स के पास अब O2 ज्यादा है तो O2 जो है वो PCO2 मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड और हेमोग्लोबिन को तोड़ सकता है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा है। ठीक है, तो वह यहाँ पे लिखा हुआ है डिसोसिएशन ऑफ CO2 फ्रॉम द कार्बामिनो हेमोग्लोबिन टेक्स प्लेस। ठीक है, दैट इज द CO2 विच इज बाउंड टू द हेमोग्लोबिन फ्रॉम द टिश्यू से ही जो बाइंडेड था वो अब कहाँ पे टूट गया वो हेमोग्लोबिन के साथ एल्वेओलाई पे, और वहीं पे वो डिलीवर हो गया। अलग से CO2 डिलीवर हुआ है, हेमोग्लोबिन के साथ नहीं हुआ है, अलग से अब CO2 डिलीवर हुआ है। रेड ब्लड सेल क्या कंटेन करते हैं, बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होता है रेड ब्लड सेल के अंदर एक एंजाइम का जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। आप देख पा रहे हो कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या करता है, नाम से पता चल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का जो रिएक्शन होता है जिससे कार्बोनिक एसिड बनता है, इस रिएक्शन को कैटेलाइज करता है दोनों डायरेक्शन में, यानी इससे बनवा भी सकता है और इसको तोड़ के वापस ये भी बनवा सकता है। और कार्बोनिक एसिड टूट के बाइकार्बोनेट आयन, ये बाइकार्बोनेट आयन H+ है, ये भी बनवा सकता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज ही। तो रेड ब्लड सेल के अंदर कार्बोनिक एनहाइड्रेज का बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होता है, और थोड़ा थोड़ा जो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है वो प्लाज्मा के पास भी होता है, माइन्यूट जो है वो क्वांटिटी है किसका, सेम मतलब इसी इंजाइम का प्लाज्मा के पास भी। तो ये इंजाइम क्या करता है, ये रिएक्शन को दोनों डायरेक्शन में फैसिलिटेट करता है। ठीक है, तो टिश्यू के साइड पे क्या होता है, याद रखो ये एंजाइम है रेड ब्लड सेल के अंदर, तो यही एंजाइम के वजह से CO बाइकार्बोनेट आयन HCO3- बनता है। लेकिन ये HCO3- जो है वो हेमोग्लोबिन से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, ये बाइकार्बोनेट आयन जो है वो डिसॉल्व हो जाता है प्लाज्मा में। ठीक है, एट द टिश्यू साइड, टिश्यू में क्या होता है, जहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो है वो हाई है, उस केस में क्या होता है, अच्छा क्यों हाई है वो भी लिखा हुआ है, कैटाबॉलिज्म की वजह से। ठीक है, ब्रेकडाउन की वजह से, रिस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट है। CO2 डिफ्यूजेस इनटू द ब्लड, ठीक है, कहाँ से,
सेल्स के अंदर जो CO2 बना रिस्पिरेशन के इंड प्रोडक्ट से, वो ब्लड के पास चला गया, डिफ्यूज कर गया, ताकि वो बाइंड कर सके किससे, आपके रेड ब्लड सेल के, किससे, रेड ब्लड सेल के हेमोग्लोबिन से, और वो जाके रेड ब्लड सेल के अंदर कार्बोनिक एनहाइड्रेस के हेल्प से बाइकार्बोनेट आयन बन जाए, और फिर वो कहाँ जा सके डिजोल्व होने के लिए, प्लाज्मा में। तो अल्टीमेटली CO2 जो है वो जा रहा है रेड ब्लड सेल में, कुछ परसेंट मतलब 23% लगभग वो जो है रेड ब्लड सेल के साथ ही रह जा रहा है, हेमोग्लोबिन के साथ जुड़ के कार्बामिनो हेमोग्लोबिन के फॉर्म में। और जो बचा हुआ पार्ट है जो कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स के साथ जो है वो कैटालाइज हो रहा है, पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है, और वो क्या बन जा रहा है, आपका बाइकार्बोनेट आयन बन जा रहा है 70% लगभग, ठीक है। और बाकी तो है ओरिजिनल फॉर्म में ही प्लाज्मा में डिजोल्व हो जाता है, ठीक है। क्योंकि बाइकार्बोनेट आयन भी है, तो आयन भी तो डिसॉल्व होता है ना, आयंस जो है वो वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं, तो इजीली वो जो है वो ट्रांसपोर्ट हो सकता है आपके प्लाज्मा से भी। तो CO2 अल्टीमेटली रेड ब्लड सेल में गया कार्बामिनो हेमोग्लोबिन के फॉर्म में, और प्लाज्मा में गया बाइकार्बोनेट आयन और डिसॉल्व्ड CO2 के फॉर्म में। और फॉर्म क्या करता है, HCO3 माइनस एंड H+, ठीक है। एल्वेलाई के साइड पे क्या होता है, एल्वेलाई में पता है सबको PCO2 कम होता है, PO2 ज्यादा होता है। तो इसकी वजह से O2 के ज्यादा होने की वजह से रिएक्शन जो है, ये वाला, इस रिएक्शन की बात कर रहा है, ये जो रिएक्शन जो इधर से इधर जा रहा था, अभी अपोजिट डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा, प्रोसीड्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द CO2 एंड द पानी, ठीक है। और चूंकि CO2 वापस से बन गया, तो आप जब सांस छोड़ोगे तो कार्बोनिक एसिड नहीं छोड़ोगे, बाइकार्बोनेट आयन नहीं छोड़ोगे, बल्कि CO2 ही छोड़ोगे, गैस छोड़ोगे। तो दस द CO2 व्हिच वाज ट्रैप्ड एज बाइकार्बोनेट, CO2 तो था लेकिन अब वो बाइकार्बोनेट आयन बन चुका था, अब वो वापस से कहाँ बना था, ये टिश्यू के लेवल पे, बाइकार्बोनेट आयन कहाँ बना था, टिश्यू पे। लेकिन अब वो वापस से ट्रांसपोर्ट हो चुका है एल्वेलाई में, और फिर वो रिलीज किस फॉर्म में हो रहा है, CO2 के फॉर्म में, ना कि बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में। और एवरी 100 मिलीलीटर ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्स अबाउट 4 मिलीलीटर ऑफ CO2 एट द एल्वियोलाई, ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस था हमारा। अब हम आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द रेगुलेशन ऑफ रिस्पिरेशन। तो हम अपने रिस्पिरेशन को कैसे रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो बताइए हम अपने रिस्पिरेशन को कैसे रेगुलेट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो है कि आप इनवॉलेंट्री सांस ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका जो भी, अगर नर्वस सिस्टम इसमें इन्वॉल्व है, जो कि है, तो उसका जो इनवॉलेंट्री सेंटर्स है, वो आपको नॉर्मल रिस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता है। चलिए पढ़ते हैं इसको। Human beings have a significant ability to maintain and moderate the respiratory rhythm to suit the demands of the body tissue. What is a rhythm? ठीक है, आप जिस भी तरीके से सांस लेते हो, जो भी तरीका है आपका, ठीक है, जो भी रिदम है आपके सांस लेने का, उसको आप मेंटेन कर सकते हो, इसकी आपके पास एबिलिटी है, और उसको आप मॉडरेट भी कर सकते हो, ठीक है। ऐसा कैसे कर सकते हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको अपने बॉडी टिश्यू के डिमांड को, ठीक है, मीट करना है, ठीक है। हो सकता है कभी कभी आपके बॉडी टिश्यू को ज्यादा चाहिए ऑक्सीजन, ज्यादा एनर्जी के लिए, तो उस केस में भी आप जो है उसको बढ़ा या घटा सकते हो, ठीक है। दिस इज डन, दिस इज डन बाय द नर्वस सिस्टम। यहाँ पे इंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोन्स का कोई रोल नहीं है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, सिर्फ और सिर्फ नर्वस सिस्टम का रोल है। अब हम आएंगे कौन से पार्ट, नर्वस सिस्टम, ब्रेन का भी तो बहुत सारा पार्ट है, कौन सा पार्ट। तो एक स्पेशलाइज्ड सेंटर है हमारे मेड्यूला में, ठीक है। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, मेड्यूला इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज, ठीक है। और आपको मैंने अभी इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले बताया कि आप जो भी रिस्पायर कर रहे हो, जो भी ब्रीथ कर रहे हो, वो आप इनवॉलेंट्री करते हो, ठीक है। तो आप देख लो यहाँ पे मेडुला का नाम आ गया, क्योंकि मेडुला ही इनवॉलेंट्री एक्शन में इन्वॉल्व है। स्पेशलाइज्ड सेंटर, अब मेडुला में भी एक सेंटर है जो कि रिस्पिरेशन को ही कंट्रोल करता है, जिसका नाम है रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर। इट इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रेगुलेशन। नॉर्मली आप बैठे हुए हो उस टाइम पे मेडुला का रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर ही रेगुलेट कर रहा है। अब आते हैं दूसरे सेंटर के बारे में, ठीक है। तो अगर आप नॉर्मली इनवॉलेंट्री सांस वांस ले रहे हो तो मेडुला का रोल है, लेकिन अगर आपको कुछ उसमें चेंज करना है, ठीक है, तो उस समय आपका न्यूरोटैक्सिक सेंटर जो कि पॉन्स में है, ठीक है, वो इसमें आएगा, ठीक है। तो अनदर सेंटर प्रेजेंट इन द pons रीजन ऑफ द ब्रेन व्हिच इज कॉल्ड न्यूरोटैक्सिक सेंटर कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। कि अगर आप नॉर्मली सांस ले रहे हो छोड़ो तो मेडुला के रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर से कर रहे हो, लेकिन अगर आपको सांस लेना बढ़ाना है या फिर उसको मॉडरेट करना है, बढ़ा हुआ था उसको नॉर्मल सिचुएशन में लाना है, तो उस केस में आपका पॉन्स का न्यूरोटैक्सिक सेंटर इन्वॉल्व होगा, ठीक है, ठीक है। अब हम आते हैं न्यूरल सिग्नल, न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर, कौन से सेंटर पे, तो आपका न्यूरोपॉन्स के न्यूरोटैक्सिक सेंटर पे। न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन एंड देयरबाय अल्टर द रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है। आपका सांस लेने का कितना टाइम है, कितना देर लगता है आपको सांस लेने में, उसको वो घटा देता है, ठीक है, उसको वो क्या कर देता है, घटा देता है। तो ऑब्वियस सा बात है कि अगर आप कम ही टाइम पे सांस ले पा रहे हो, तो क्या होगा, आपका रिस्पिरेटरी रेट जो है, सांस लेने का जो रेट है, रिस्पिरेशन का रेट है, वो अल्टर होगा ही। A chemosensitive area situated adjacent to the rhythm center
ठीक है। आपका जो मेडुला है, मेडुला के पास रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर भी है और एक कीमो सेंसिटिव एरिया भी है, ठीक है, जो कि हाईली सेंसिटिव है CO2 और हाइड्रोजन आयंस के लिए, ठीक है। और अगर इन आयंस का या इन सब्सटेंसेस का अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए तो क्या होगा, मेडुला का जो कीमो सेंसिटिव एरिया है वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, जिसके वजह से जो मेडुला का रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर, इसको नेसेसरी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा आपके रिस्पायरेटरी प्रोसेस में, जिससे ये सारे सब्सटेंसेस जो है वो एलिमिनेट हो सके। ओके। अब अब यहाँ पे एक और लाइन है, रिसेप्टर्स एसोसिएटेड। कैसे आपके बॉडी को पता चलेगा कि ये जो CO2 है या H+ आयन है, इनका कॉन्सेंट्रेशन जो है बढ़ गया है या फिर जितना होना चाहिए उससे ज्यादा हो गया है। तो आपको पता है आपका अयोटा, अयोटा जो इस तरीके का आर्क बनाता है, तो इसमें जो है ना, इसके पास जो है रिसेप्टर्स होते हैं, क्योंकि चूंकि यहाँ पे ब्लड फ्लो करता है अयोटा में, तो अयोटा के पास जो है रिसेप्टर्स हैं, प्रोटीन रिसेप्टर्स हैं, कि अगर ब्लड में H+ का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया या CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया, तो ये सारे रिसेप्टर्स जो है इस बात को रिसीव कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिसेप्टर विच आर एसोसिएटेड विद द एओर्टिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी, दैट इज द आर्टरी विच इज गोइंग इनटू योर ब्रेन, taking the blood into your brain, taking the oxygenated blood into your brain. It can recognize the changes in the CO2 and H+ ion concentration and send necessary signal to the respiratory rhythm center for the remedial actions, ठीक है। तो आपका respiratory rhythm center आपका नॉर्मल respiration को भी रेगुलेट करता है, और अगर आपके ब्लड में H+ और CO2 कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, उस टाइम भी वो अपने respiratory rhythm को क्या कर सकता है, अल्टर कर सकता है, चेंज कर सकता है, ठीक है। ओके। एंड द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ द respiratory rhythm is quite insignificant. अब आपका रिस्पायरेटरी रिदम बढ़ेगा या घटेगा, ये डिपेंड करता है CO2 और H+ के कॉन्सेंट्रेशन पे। ऑक्सीजन के कम होने की वजह से रिस्पायरेटरी रिदम जो है वो चेंज होना क्वाइट इनसिग्निफिकेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका जो है सांस लेने का रेट बढ़ेगा तभी जब H+ और CO2 ज्यादा हो जाएगा, ताकि आपका बॉडी उसको एलिमिनेट कर सके। तो यहाँ पे आप जो है क्या समझे इस पूरे टॉपिक में, रेगुलेशन ऑफ रिस्पिरेशन में सबसे पहली बात तो रिस्पिरेशन इनवॉलंटरी प्रोसेस है, तो आपका जो है फोर ब्रेन इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, हाइंड ब्रेन इन्वॉल्व होगा, ठीक है। और हाइंड ब्रेन में आप जानते हो कि पॉन्स, सेरेबेलम और मेडुला आता है, जिसमें आपका पॉन्स और मेडुला रिस्पॉन्सिबल है इस रेगुलेशन को करने के लिए। जो नॉर्मल जो रिस्पिरेटरी रिदम है वो आपका मेडुला पूरा चेक कर लेता है, उसके अलावा अगर H+ CO2 कॉन्सेंट्रेशन बढ़े तो भी आपका मेडुला ही कर लेगा। लेकिन उसके अलावा अगर रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर को पता नहीं चल पा रहा है कुछ, तो उसकी एक्टिविटी को, ठीक है ना, मॉडरेट करने के लिए न्यूमोटैक्सिक सेंटर इन्वॉल्व है, जो कि क्या कर देता है, ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन, सांस लेने के जो ड्यूरेशन है, सांस लेने का ड्यूरेशन है उसको वो घटा देता है, ठीक है। आपको ये बात याद रखनी है। और आपसे यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि रिसेप्टर्स विच आर हाईली सेंसिटिव टू द H+ एंड CO2 कॉन्सेंट्रेशन और प्रेजेंट एट द इन विच आर्टेरीज, तो आपको बोलोगे कि जो दो मेन आर्टरी आपके बॉडी का, ठीक है, एक तो ब्रेन वाला आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी, और दूसरा पूरे बॉडी को जो आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है, दैट इज द एओर्टा। उसका जो आर्क है, एओर्टिक आर्क, वहां पे हमारा कीमो सेंसिटिव रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, ठीक है। क्या ऑक्सीजन कोई रोल है रिस्पिरेटरी रिदम को, ठीक है, रेगुलेट करने के लिए, तो आप बोलोगे नहीं, उतना कोई खासा रोल नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हम अपने लास्ट टॉपिक पे, दैट इज द डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आपको पता है यहाँ पे बहुत सारे डिसऑर्डर्स का नाम है, अस्थमा, एम्फाइसेमा, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ठीक है। इससे क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा आते हैं, इजी। व्हाट इज अस्थमा, आप जानते हो अस्थमा जिसको भी होता है उसको सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है, ठीक है। तो उसका एक अजीब सा वीजिंग वीजिंग साउंड आता है, ठीक है। वीज मतलब होता है जैसे सीटी सीटी टाइप की आवाज निकलती है, क्योंकि उस जब भी आप अपने, जैसे आप सीटी कैसे बजाते हो, आप अपने जो है होठों को जो है नैरो पैसेज कर देते हो, कि हवा जब भी किसी नैरो जगह से निकलता है तो आवाज निकलता है। तो जो कि अस्थमा के टाइम पे भी आपका जो है रिस्पिरेटरी पैसेज, अगर इतना स्पेस होना चाहिए आपके रिस्पिरेटरी पैसेज में, तो वो जो है और छोटा हो जाता है, पैसेज का बीच का जगह बहुत छोटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो वॉल है ना, इसी में इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है। ब्रोंकाई या ब्रोंकियोल्स के वॉल्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसकी वजह से जो स्पेस है ये घट जाता है, तो हवा को कम स्पेस मिलता है निकलने के लिए, तो एक सीटी टाइप का साउंड होता है, वीजिंग साउंड होता है, दैट इज कॉल्ड अस्थमा। व्हाट इज अस्थमा? इट इज अ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, because why we feel difficulty, because the respiratory passage becomes low. Why it becomes low or narrower? Because due to the inflammation in the wall of the bronchi or the bronchioles, ठीक है, and it causes wheezing sound, that is a CT like sound, ठीक है। व्हाट इज एम्फाइसेमा? एम्फाइसेमा इज क्रोनिक डिसऑर्डर, क्रोनिक मतलब जो लंबा चले, ठीक है, एक बीमारी टाइप का है, बहुत दिन तक चलता है। इसमें होता क्या है, एल्वुलर वॉल्स, एल्वुलाई, अगर ये हेल्दी एल्वुलाई का वॉल है तो ये डैमेज हो गया, ठीक है, ऐसा हो गया, डैमेज हो गया, जिससे अगर नॉर्मल एल्वुलाई ऐसा होना चाहिए, तो डैमेज वाला कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। डैमेज वाला डैमेज वाला कैसा दिख रहा है, डैमेज वाला कुछ ऐसा दिख रहा है, ये पूरा डैमेज हो गया। तो क्या होगा, अभी जो है रिस्पिरेटरी एरिया,
या गैसेस एक्सचेंज का एरिया कितना ज्यादा था, देखो इतने सारे सरफेस से जो है वो अभी गैसेस एक्सचेंज हो सकते थे। इस सिचुएशन में ये पूरा डैमेज हो गया, तो यहाँ से गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, बस इतने दूर से ही हो पाएगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे कह रहे हैं जैसे रिस्पिरेटरी सरफेस ही डिक्रीज हो गया, यहाँ पे ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में कोई दिक्कत नहीं हुआ है, एल्वेलाई में दिक्कत हो गया। ठीक है, और इसका मेजर काउज क्या है, सिगरेट स्मोकिंग। जरूरी नहीं सिगरेट स्मोकिंग से ही इम्फाइसिमा हो, लेकिन मेजर काउज जो है इंडिया में खासकर देखा जा रहा है, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से ही रिस्पिरेटरी सरफेस जो है वो डिक्रीज होता है, एल्वेलाई को मेन नुकसान पहुंचता है। ठीक है, तो लास्ट यहाँ पे है ऑक्यूपेशनल रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ठीक है, ऑक्यूपेशनल रिस्पिरेटरी मतलब ऐसा रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो किसी को अपने काम की वजह से, ऑक्यूपेशन की वजह से हो। अब ऐसा कौन सा काम है जिसकी वजह से रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो रहे हैं, तो आपको पता है कुछ सर्टेन इंडस्ट्रीज हैं जिसमें क्या होता है, मतलब डस्ट वाला, जिसमें भी डस्ट प्रोड्यूस हो वो वाला इंडस्ट्री ले लो। तो कौन सा इंडस्ट्री, जैसे ग्राइंडिंग या फिर स्टोन तोड़ने वाला इंडस्ट्री जिसमें बहुत सारा डस्ट प्रोड्यूस होता है। तो वहां पे क्या होता है, देखो जब भी आप डस्ट लेते हो, आप अपने गलती से अपने ठीक है रिस्पिरेटरी पैसेज में डस्ट ले लेते हो, तो आपका बॉडी ऑटोमेटिकली उस डस्ट को बाहर निकालता है, छींक करवा के, खांसी करवा के। तो वो आप बॉडी कैसे करवा रहा है, क्योंकि वो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, बॉडी लड़ता है उस डस्ट से। ठीक है, तो अगर किसी का ऑक्यूपेशन ही ऐसा है जिसमें ग्राइंडिंग या स्टोन ब्रेकिंग हो, जिसमें इतना डस्ट प्रोड्यूस हो कि डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी जो छींक करवा के या ठीक है खांसी करवा के उसको निकलवा रहा था, वो फुल्ली कोप अप नहीं कर पाएगा इस सिचुएशन से। तो उस केस में क्या होगा, जब कोप अप नहीं कर पाएगा और लगातार मतलब बॉडी उसको बाहर नहीं निकाल पा रहा है और लगातार एक्सपोजर हो रहा है, तो क्या होगा, आपका ऑब्वियस बात है कि ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स का वॉल जो है वो इन्फ्लामेट कर जाएंगे। हम सबको पता है कि डस्ट से एलर्जी होता है, तो ये वॉल्स जो इन्फ्लामेट कर जाते हैं, इन्फ्लामेशन लीडिंग टू फाइब्रोसिस, प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू। अब ये बार बार इन्फ्लामेट होगा, तो बार बार इन्फ्लामेशन की वजह से बार बार इन्फ्लामेट हो रहा है, फिर नॉर्मल हो रहा है, इन्फ्लामेट हो रहा है, नॉर्मल हो रहा है। उस सिचुएशन में क्या होगा, रिपीटेड इंजरी जब होती है और वापस से वहां पे ठीक है ना न्यू सेल्स बनते हैं, तो वहां पे फाइबर्स का अमाउंट बढ़ जाता है। और अगर फाइबर्स डिपॉजिट हो जाए, जैसे आप कभी गिरे होगे तो आपको घाव हो गया, तो घाव का कुछ निशान आपको दिखता होगा। ठीक है, अगर आपको घाव का निशान दिख रहा है तो इसका मतलब है कि वहां पे सेल्स के साथ साथ फाइबर्स भी ज्यादा जमा हो गए हैं। ठीक है, जब इंजरी को हम रिप्लेस करते हैं तो फाइबर्स बॉडी जो है वहां पे डिपॉजिट करते हैं, जिसकी वजह से हमें स्कार दिखता है, दाग दिखता है, निशान दिखता है। तो अगर बार बार जो है एक्सपोजर आपको डस्ट का हो रहा है, बार बार इन्फ्लामेशन हो रहा है, फिर नॉर्मल हो रहा है, फिर इन्फ्लामेशन हो रहा है, फिर नॉर्मल हो रहा है, मतलब आप ऑफिस जा रहे हो, काम पे जा रहे हो, इन्फ्लामेट कर ले रहे हो, घर आ रहे हो, ठीक हो जा रहा है। तो बार बार चूंकि ये प्रोसेस हो रहा है, तो आपका जो रिस्पिरेटरी पैसेज है उसमें बार बार इंजरी हो रही है, जिसकी वजह से अब क्या होगा, फाइबर जब वो वापस से ठीक होगा, बनेगा, ठीक है, जब भी इंजरी ठीक होती है तो बॉडी यहाँ पे फाइबर्स देगा, लेकिन चूंकि बार बार हो रहा है तो यहाँ पे बहुत सारा फाइबर्स डिपॉजिट हो जाएगा, जिसकी वजह से फाइब्रोसिस हो जाएगा, प्रोलिफरेशन ऑफ फाइबरस टिश्यू। ऐसा टिश्यू जिसमें फाइबर बहुत ज्यादा है वो प्रोलिफरेट हो जाएगा, यानी बहुत ज्यादा अमाउंट में उसका नंबर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, सीरियस लंग डैमेज हो जाएगा। ठीक है, वर्कर्स इन सच इंडस्ट्री शुड वियर प्रोटेक्टिव मास्क। ठीक है, अब लंग डैमेज कैसे हो जाएगा, सबसे पहली बात तो अब यही सोचो कि अगर एल्वेलाई में ही ये सिचुएशन हो जाए तो क्या होगा, रिस्पिरेटरी गैसेस एक्सचेंज एरिया ही घट जाएगा, तो लंग तो डैमेज हुए ना। अगर आप एक्सचेंज ही नहीं कर पा रहे हो, सांस ही ठीक से नहीं ले पा रहे हो, ठीक है, आप अब सांस ठीक से ले रहे हो, ऑक्सीजन ही नहीं जा पा रहा है आपके ब्लड में, तो वो भी तो एक तरह का डैमेज ही है। ठीक है, तो ये रहा हमारा ऑक्यूपेशनल रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा जो वीडियो होगा उसमें हम इस समरी के साथ साथ हम अपना पूरा क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे और इससे हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके।